वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम। मैं हूं आपका दोस्त बड़ा भाई और इंस्ट्रक्टर संतोष झा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। और आप ये भी जानते हैं कि हमारा वीडियो सेशन स्टार्ट होता है आपके कॉन्सेप्ट मैप से। कॉन्सेप्ट मैप जो कि आपको पूरे चैप्टर का एक वर्टिकल डायग्राम होता है और जिसमें हम आपको पहले ही बता देते हैं कि हम किस वीडियो में क्या पढ़ाएंगे आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं व्हाट इज फेडरलिज्म, जिसका पहला कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंडिंग फेडरलिज्म, जिसको हमने 6 वीडियो में डिवाइड किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5 एंड 6। पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाना है व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या होता है, शब्द का मीनिंग क्या होता है, इसके अंदर में यूनिटरी गवर्नमेंट किसे कहते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और बेसिकली कौन सक्सेसफुल है, यूनिटरी गवर्नमेंट या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप इसके डिफरेंस को जब पढ़ाई करेंगे हमारे वीडियो के थ्रू तो आप उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हम जिस तरीके के आंसर्स और जिस तरीके का क्लैरिफिकेशन आपके लिए करते हैं, पॉइंट वाइज, बटन वाइज, स्टेटमेंट वाइज, आप कोशिश कीजिएगा अपने एग्जामिनेशन में उसी तरीके से लिखने का, उसी तरीके से डिविजन्स ऑफ कंटेंट को आपको करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि इन दिस मॉड्यूल वी लर्न अबाउट द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कॉमनली नोन एज फेडरलिज्म एंड द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी गवर्नमेंट एंड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बस इतना करेंगे, छोटा सा टॉपिक होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बच्चों, मुझे ये समझना चाहिए कि ये फेडरलिज्म शब्द आया कहाँ से। तो आप ये समझ लीजिए कि ये टर्म जो फेडरलिज्म है, इसका जो रूट है, जो इसका जड़ है, वो लैटिन में है। और लैटिन वर्ड फोएडस, जैसा कि आप जानते होंगे कि मोस्ट ऑफ द वर्ड जो है वो इंग्लिश का लैटिन वर्ड से ही बाहर निकला हुआ है और फेडरलिज्म भी उसमें से एक है। फेडरलिज्म के साथ एक और भी वर्ड आता है कन्फेडरलिज्म। दोनों लगभग लगभग सेम चीज है, बट हम बात पहले फेडरलिज्म की करते हैं, जो कि लैटिन वर्ड फोएडस से निकला है, जिसका मतलब होता है ट्रीटी और पैक्ट। ट्रीटी का मतलब संधि, पैक्ट समझौता, इस प्रकार की चीज। तो ये फेडरलिज्म किसके बीच का ट्रीटी होगा, किसके बीच का समझौता होगा? ये बेसिकली एक बाउंड्री के अंदर में जो कंट्री होगा, उसमें जो अलग अलग प्रोविंसेज होंगे, उसके बीच का ट्रीटी और इम्पैक्ट और पैक्ट, इसके बारे में मुझे पढ़ना है। ऐसा मत सोचिएगा कि एक देश से दूसरे देश के बीच के ट्रीटी को फेडरलिज्म कहते हैं, ऐसा नहीं। एक ही बाउंड्री के अंदर में जो एक कंट्री है, उसके अंदर में जितने भी प्रोविंस हों और जितने भी उसके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होंगे, जो जिसको मिला करके हम फेडरलिज्म बोलते हैं, तो वो चीज हुआ। और आप इसे ये भी समझ सकते हैं कि जो वर्ड जो फेडरलिज्म है वो क्या रेफर करता है। दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री इन द सेम बाउंड्री ऑफ द कंट्री। एक कंट्री होगा, अपना उसका बाउंड्री है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, उसमें उसके कई सारे प्रोविंस होंगे, अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग गवर्नमेंट होंगे, उसका एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और सभी में पावर जो है डिवाइडेड होगा। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फेडरलिज्म कहते हैं। और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होंगे या अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे, उनके बीच का संधि, उनके बीच में कैसे पावर शेयर होती है, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। तो मुझे उम्मीद है कि फेडरलिज्म शब्द आप आसानी से समझ गए होंगे। सो वी हैव गवर्नमेंट्स at the state level and at the center level and at the local level also। लोकल लेवल में जैसे पंचायती राज वगैरह हो जाता है, तो सभी को कैसे चलाया जाए कंट्री में, वो फेडरलिज्म का मेन उद्देश्य है। आज के दिनों में जब आप मॉडर्न फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो बेसिकली मॉडर्न फेडरलिज्म जो है, इट इज अ सिस्टम बेस्ड अपॉन द डेमोक्रेटिक रूल्स एंड इंस्टीट्यूशन in which the power to govern is shared between national, provincial, state governments। समझ में आया आपको? चलिए, वर्ड फेडरलिज्म आप समझ चुके हैं। आइए पढ़ते हैं फेडरलिज्म की डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। तो जैसा कि हमने कहा कि फेडरलिज्म जो है एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है,
यानी सेंटर होगा, स्टेट होगा और लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। और उसमें जो पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी टू द वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड फेडरलिज्म। अभी हम इंडिया के फेडरल सिस्टम के बारे में बात नहीं करेंगे, हम आपको कुछ उदाहरण देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो अलग अलग कंट्रीज है, जिसमें आप लगभग 192 नेशंस और एक लास्ट में ईस्ट तिमोर जुट गया है, 193 यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आया है। तो जो आप 193 कंट्री के बारे में जानते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द कंट्री के पास ये फेडरल स्ट्रक्चर है। हम इसी वीडियोज में उसकी चर्चा करेंगे और उसमें से कुछ की बात आपको बताते हैं। आइए फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। आप ये मैप देख रहे हैं, दिस इज ए वर्ल्ड मैप। आप यहाँ पर ये ब्राजील को देख रहे हैं और ब्राजील के साथ साथ आप यहाँ पर उसके नीचे अर्जेंटीना को देख रहे हैं। अर्जेंटीना के साउथ अमेरिका में है ये दोनों। और अगर आप यहाँ पर ऊपर चले जाएं, ये मैक्सिको है आपका, और मैक्सिको के साथ ये आपका अमेरिका हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये जो कॉर्नर वाली पार्ट देख रहे हैं, ये भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और ये आपका अपर पार्ट में ये जो पार्ट है, इस बाउंड्री और इस बाउंड्री के ऊपर में ये नॉर्दर्न साइड, ये आपका कनाडा है। तो मेरे बच्चों, और अगर आप इसकी बात करें, ये छोटा सा कंट्री जो कि ब्राजील के ऊपर में, ये आपका वेनेजुएला है, ये साउथ अफ्रीका हो गया। और साउथ अफ्रीका में ये आपको नाइजीरिया है, और नाइजीरिया के साथ ही आपका इथोपिया है। ये आपको पता है, आपका मदरलैंड, मेरा मदरलैंड इंडिया, पड़ोसी मेरा पाकिस्तान, ये हो गया। ये आप देख रहे हैं पूरा वो रशियन फेडरेशन है, जिसमें ये एशिया में है, इस व्हाइट लाइन के राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में ये यूरोप का पार्ट है। यानी आप कह सकते हैं कि रसिया जो है एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट हो गया, जो कि यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। और कुछ कंट्री की बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है। और अगर आप यहाँ आए तो ये मलेशिया है। अगर आप यहाँ जाएं तो ये जो कंट्री है, ये आपका ऑस्ट्रिया हो गया, छोटा सा कंट्री है। जर्मनी है, और ये आपका हो गया स्पेन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ढेर सारे यूरोपियन नेशंस यहाँ पर है जहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपने जो पढ़ा फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, इसमें ब्राजीलियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1988 में इंट्रोड्यूस किया ए न्यू कंपोनेंट टू द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। ये आपको याद रखना चाहिए, इंक्लूडिंग म्यूनिसिपैलिटी एज ए फेडरल एंटिटीज। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेंट्रल लेवल में एक गवर्नमेंट होगा, स्टेट लेवल में होगा, और स्टेट लेवल के नीचे एक लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, और लोकल लेवल में ही आता है म्यूनिसिपैलिटीज। इसमें भी इसको पावर दिया गया। ये ब्राजील में हुआ, सक्सेसफुली चल रही है। ब्राजील लार्जेस्ट नेशन ऑफ द साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, और काफी डेवलप्ड नेशन है। और भी आप देख सकते हैं सेवरल फेडरल सिस्टम एग्जिस्ट इन यूरोप, जैसे कि मैंने कहा स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी जो यहाँ पर है, बेल्जियम, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना एंड द यूरोपियन यूनियंस, ये सब में फेडरल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आप देखिए, एक ऐसा चीज फेडरलिज्म में है जो कि बड़ा यूनिक है। कई बार किसी भी देश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पावर को शेयर की जाती है अपर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट से लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में, ताकि कंट्री सही से चल पाए। लेकिन फ्रांस में क्या हुआ कि फेडरलिज्म को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को वीकेंड करने की कोशिश की गई, और वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान हुआ। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्पेशली इन 1793 फेडरलिज्म हैड एन इंटायरली डिफरेंट मीनिंग। हमारा मीनिंग क्या होना चाहिए? पावर शेयरिंग, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। बट इसका मीनिंग क्या था? इट वॉज ए पॉलिटिकल मूवमेंट to weaken the central government in Paris by developing power to the provinces। स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर कर दिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कम कर दिया जाए, ऐसा मूवमेंट 1793 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान शुरू हुआ। ये फेडरलिज्म का एक पार्ट था। हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फेडरल रिपब्लिक है, एंड पावर वहां भी शेयर किया गया है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंस गवर्नमेंट के बीच में। फिर हम आते हैं यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं। यहाँ भी आपका रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ भी फेडरलिज्म है। फिर हम आते हैं जनवरी 1901, द डोमिनियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली केम टू द एक्सटेंस ऑफ फेडरेशन। इससे पहले यहाँ पर यह फेडरेशन नहीं था, बट 1 जनवरी 1901 के बाद से यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर आया। तो आप देख रहे हैं ना कि जहां पर नहीं है फेडरल स्ट्रक्चर, वहां पर फेडरल स्ट्रक्चर लाया जा रहा है। इसका मतलब है कि इंडिया में भी फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए,
तभी तो हम इतने बड़े पॉलिटिकल बाउंड्रीज वर्ल्ड के अंदर में कई सारे कंट्रीज के बीच में क्या स्थिति है गवर्नमेंट का उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये मेरा उद्देश्य होगा जो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ओके, सो रशिया और रशियन फेडरेशन का हमको पहले ही आपको बताए थे कि एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है लोकेटेड इन यूरोप एंड नॉर्दर्न एशिया। ईस्टर्न यूरोप है और नॉर्दर्न एशिया है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हम देख लिए फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसका क्या होता है, कितने लेवल होते हैं इसको। यूजुअली ये फेडरेशन हैज 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। यूजुअली द फर्स्ट वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। So, in the central government, central level is the government for the entire country that is usually responsible for a few subject of common interest. पूरे देश का जो कॉमन इंटरेस्ट है, क्या होता है पूरे देश के कॉमन इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा? महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, हमारी बॉर्डर सुरक्षित होनी चाहिए, रक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि आजकल हमारा बॉर्डर काफ़ी चर्चा में है, आपको पता होगा, चाइना इशू लेकर के, पाकिस्तान इशू लेकर के, नेपाल की इशू को लेकर के, ये सारा पार्ट कौन देखेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कदम उठाएंगे तो विश्वास में किसको लेंगे? इस देश की जनता को, जो सिविक है, सिविक ऑफ दिस नेशंस, पीपल ऑफ द नेशंस, और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है 30 स्टेट्स में, उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने विश्वास में लेते हैं, ट्रस्ट में लेते हैं, और फिर अपने स्टेप उठाएंगे बाउंड्री के बाहर विद द अदर नेशंस। तो ये इंटरेस्ट है सेंट्रल लेवल द गवर्नमेंट का। चलिए देखते हैं स्टेट लेवल गवर्नमेंट का क्या काम है। स्टेट गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेज और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट में आपको पता है बिहार है, यूपी है, झारखंड है और कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, कई सारे हमारे स्टेट है, पश्चिम बंगाल है, जो अब 30 स्टेट्स के बारे में आप जानते हैं। उसमें अलग अलग चीफ मिनिस्टर हैं और वो लुक आफ्टर करते हैं अपने स्टेट के इंटरेस्ट को, वहाँ के पीपल का क्या इंटरेस्ट है, किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, ये पावर उनको दिया गया है। और इस पावर को कई सारे लिस्ट में बांटा गया है, जिसको आप स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट ऐसे करके पढ़ते हैं, आगे आएगी वो बात, बट यहाँ नॉर्मली इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो आप समझ गए स्टेट लेवल का क्या काम है। आइए देखते हैं इसमें कि बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे है, गवर्नमेंट एंजॉयज द पावर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, कोई किसी पर डिपेंड नहीं करता है। यही फेडरलिज्म का मेन उद्देश्य है कि सेंटर अपने लेवल पे काम करे, स्टेट अपने लेवल पे काम करे, लोकल अपने लेवल पे काम करे। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो हम आगे पढ़ेंगे इसके की फीचर्स में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट वर्सेस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। आइए, अंडर द यूनिटरी सिस्टम ईदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब आप यूनिटरी की बात करते हैं तो मुझे ध्यान में आता है श्रीलंका की, और जब आप फेडरल फॉर्म ऑफ बात करते हैं तो हमें आता है बेल्जियम के गवर्नमेंट की। हम उसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखेंगे, बट अभी आप इसका डिफरेंस देखिए क्या है। अंडर द यूनिटरी सिस्टम either there is only one level of government, तो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होगा, और स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसका सबऑर्डिनेट होगा, उसका सहायक होगा, मतलब जो वो कहेगा वही करेगा, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा होता है फेडरल फॉर्म, जो आपने बेल्जियम में देखा, यहाँ पर सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, कैन नॉट ऑर्डर दी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो वहाँ के 10 प्रोविंस मैंने आपको बताया था, फ्लेमिश रीजन में 5 प्रोविंस था और डच रीजन में 5 प्रोविंस था, उसमें जो उसके स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं ना, वो बेल्जियम के सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे वही स्टेट को करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। स्टेट अपने मन से अपना काम करेगा, इसीलिए वो सक्सेसफुल बेल्जियम है, इसीलिए सक्सेसफुल ब्रसेल्स है। और यही रीजन रहा कि इस तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कारण जो यूरोपियन यूनियन अपना हेडक्वार्टर ब्रसेल्स ने स्टैब्लिश किया। आइए हम दूसरा कॉज देखते हैं, आप डिफरेंस देख रहे हैं, देखिए फिर यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। आप ऑर्डर पास कीजिएगा, ऐसे करना है आपको, किसमें? यूनिटरी गवर्नमेंट में। बट इन द स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को अपना पावर है वहां के पब्लिक को कैसे संभाला जाए, कैसे उसके डेवलपमेंट पे काम किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के नहीं करेगा, ये है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यही रीजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट
कुछ भी कहे तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता फेडरल फॉर्म में, वो अपना इंटरेस्ट देख के करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये डिफरेंस। सो बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर आंसरेबल टू द पीपल। फाइनली होता क्या है, पीपल जो कि डेमोक्रेटिक नेशंस में हम और आप जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसको वोट फ्रेंचाइजी करने की ताकत है, वोट कास्ट करने की ताकत है, आप वोटिंग करके अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दे लेजिस्लेटिव असेंबली में, काउंसिल्स में, वो वहां पर जाकर के क्या करते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में चूज करते हैं, स्टेट लेवल पर मुख्यमंत्री चूज करते हैं। तो आखिर ये दोनों आपके रिप्रेजेंटेटिव का रिप्रेजेंटेटिव हुआ ना, किसको रिस्पॉन्सिबल, किसको जवाब देगा, हमें और आपको, इस देश की जनता को, राइट। तो आप अपना पावर समझिए, यही डेमोक्रेटिक नेशंस और फेडरलिज्म का खूबसूरती है कि पावर आपके पास है, ओके, और आपका ही सरकार है, आपके लिए आपका सरकार है। तो ये आप समझ गए। अब आप एग्जांपल देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वो श्रीलंका में, जो आपने केस स्टडीज किया था, पार्ट 1 वीडियो जो आपका था पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का, उसमें आपने क्या कहा कि श्रीलंका में यूनिटरी गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, वो अपना पासर आउट करता है अपना पावर लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे। तो श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी, or for all practical purposes, a unitary system where the national government has all the powers and all the other states governments or provinces working on the behalf of the central government. But in the case of Belgium, क्या हुआ? We have read in the last chapter that the regional governments existed in Belgium which were given the constitutional powers in 1993. क्योंकि वहां पर इस 70 से 93 के बीच में क्या होता है, 1970 से 93 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस हुआ, और वहां के जो दूर दृष्टि रखने वाले लोग थे, लीडर थे, उन्होंने पहले ही समझ लिया कि क्या होने वाला है, लिंग्विस्टिक आधार पर देश बढ़ सकता है। इन्होंने उसे फॉर्म ऑफ बेल्जियम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया, और उन्होंने वहां की गवर्नमेंट को 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, सो दे वेर नो लॉन्गर डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर जो ये रीजनल स्टेट आप देख रहे हैं, 5 टॉप पे और 5 नीचे, ये 10 प्रोविंसेज हैं जो इसके अलग अलग हेड्स हैं, वो ब्रसल्स में रहने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट अपना वो ले सकते हैं अपना डिसीजन। एंड दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम, क्योंकि 70 से पहले यूनिटरी था, उसके बाद क्या हो गया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम फाइनली देख क्या रहे हैं, पूरे दुनिया में जितने कंट्रीज के बारे में मैंने बात की थी, पॉलिटिकल फेडरलिज्म पूरे वर्ल्ड में, उसमें यूनिटरी से फेडरल फॉर्म बनते जा रहे धीरे धीरे। तो मेरे कहने का मतलब इस वीडियो में ये था कि आप फेडरलिज्म के शब्द की उत्पत्ति फेडस से हुआ, जिसका मतलब पार्ट ऑफ ट्रीटी था, समझ चुके हैं। फेडरलिज्म किस तरीके से अपना पावर शेयर होता है फेडरलिज्म में, और यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये आप कंप्लीटली समझ चुके हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो का, ये इस चैप्टर का फेडरलिज्म का ये पहला वीडियो था, इसमें 6 वीडियो होंगे, और आप लगातार इसको देखते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए जो आप अपना प्रेशियस टाइम देते हैं, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। और साथ ही साथ जय हिंद भी कहना चाहता हूं, और नमस्कार।